दुनिया में पहले अंडा आया या मुर्गी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इंडिया में एक मुर्गी के चोरी के वजह से पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम आया और इन्हीं जनाब की वजह से इंडिया में कॉन्वेंट स्कूल्स की भी शुरुआत हुई है। एक ऐसे इंग्लिश बैरिस्टर जिनकी लॉ की जर्नी एक लड़के को मुर्गी चुराने के लिए प्रोसिक्यूट करने से शुरू हुई थी। उनके इंटेलेक्ट ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीट दिलाई और लॉ प्रैक्टिस करते हुए उनकी राइटिंग्स इतनी फेमस हुई कि उन्हें हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि इंडिया के लोकसभा जैसा होता है, उसमें रेकमेंड कर दिया गया। गेस करो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की, जिनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था इंडिया में आईपीसी को लाना। जैसे आज इंडियन पार्लियामेंट में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं, वैसे ही आज से करीब 200 साल पहले भी 1833 में यूके पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट पर डिबेट हो रही थी, जहां मैकॉले ने इंडिया के लिए एक यूनिफाइड लीगल कोड की पैशनेटली मांग की और खुद को इंडिया के गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर की पोजीशन के लिए सूटेबल बताया। अपनी बहन को लिखे एक खत में उन्होंने लिखा, कोट अनकोट, उनके लॉ मेंबर बनने की बात ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। इंग्लैंड में उन्हें उनके पॉलिटिकल करियर के लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे थे और इंडिया की जॉब में उन्हें बहुत फायदे दिख रहे थे। गेस करो इंडिया में मैकॉले की एनुअल सैलरी कितनी होगी? 10,000 पाउंड्स सालाना, यानी 200 साल पहले करीब 11 लाख रुपए। और इसे अगर आप 4% के एवरेज इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करेंगे तो ये आज के टाइम में करीब 200 करोड़ रुपए हो जाती है। तो जहां ये जनाब को ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से लूट कर 200 करोड़ रुपए सालाना दे रही थी और मैकॉले इंडिया का क्रिमिनल लॉ बनाने में लगे थे, वहीं ये हजम करना और मुश्किल होगा कि इंग्लैंड में आज तक खुद का क्रिमिनल लॉ नहीं लिखा गया है। इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी की फर्स्ट कंट्री थी जिसमें क्रिमिनल लॉ लाया गया था। टॉक अबाउट आयरनी। लेकिन जब इंग्लैंड में खुद का क्रिमिनल लॉ नहीं था तो इसे इंडिया में क्यों लाया गया, आगे जानते हैं। लेकिन पहले थोड़ा जानते हैं कि रिसेंटली इंडिया के क्रिमिनल लॉ सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं। इसी आईपीसी को 164 इयर्स बाद हाल ही में रिप्लेस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 3 पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। लेकिन ये रिप्लेसमेंट क्यों किया गया? Well, the British era laws were like old and creaky furniture in a swanky new apartment. They just didn't fit. India has changed a lot since the 1860s, जहां इंडिया में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और न्यू टाइप्स ऑफ क्राइम्स इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे में इट वाज हाई टाइम फॉर अ रिवैम्प। These are very detailed laws and I may cover all these in detail later. But today let's discuss IPC and its replacement, भारतीय न्याय संहिता। चाची 420 अब चाची 318 बन चुकी है। Jokes apart, the new laws have waved goodbye to terms like Crown representatives, London Gazette, jury, barristers and Commonwealth resolutions. साथ ही पहले आईपीसी के अंदर अगर आपको एफआईआर फाइल करना होती थी तो आपको पुलिस स्टेशन इन पर्सन जाना होता था। Now under BNS, complaints can be made online via platforms like WhatsApp और email. बस आपको 72 आवर्स में पुलिस स्टेशन जाकर फिजिकल कॉपी में साइन करना होगा। For crimes punishable by 3 to 7 years in jail, police can start an investigation without a complaint. Zero FIR का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस और थेफ्ट का केस रजिस्टर कराना है तो अब FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं। कॉज ऑफ एक्शन या पार्टीज के जुरिसडिक्शन स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन में कराने की जरूरत अब नहीं है। लॉज को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया है in terms of language and in some sections from the perpetrator side. Example, under IPC, outraging of modesty of a woman में सिर्फ मेल्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते थे। अब BNS के अंदर फीमेल्स के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है। स्नैचिंग, क्रिमिनल अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, टेररिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया गया है जो आईपीसी में नहीं थी। इसके साथ में ही मॉब लिंचिंग को भी न्यू वे में डिफाइन किया गया है और नया प्रोविजन ऐड करा गया है। बीएनएस के सेक्शन 103 के हिसाब से
अगर 5 या उससे ज्यादा लोग साथ मिलकर किसी इंसान के मर्डर करते हैं रेस, कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या किसी और रीजन से, तो उस ग्रुप के हर एक मेंबर को पनिशमेंट मिल सकती है ऑफ ईदर डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलोंग विद अ फाइन। कम्युनिटी सर्विस जैसी न्यू चीज भी अब इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई है फॉर पेटी क्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर नशे में खड़े होकर कोई हंगामा करना शुरू हो जाता है सड़क पे, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोई डिफेम करता है, गाली गलौज करता है, तो उसे जेल भेजने के बजाय अब कम्युनिटी सर्विस सेंटेंस कर दिया जा सकता है। बीएनएस में कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जैसे रिमूव किया गया प्रोविजंस रिलेटिंग टू अडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी अंडर सेक्शन 377, अटेम्प्ट टू सुसाइड एज अ क्राइम वगैरह। It also added life imprisonment as a punishment option besides the death penalty for life convicts who murder or attempt murder। वापस आते हैं पुराने पॉइंट पर कि जब इंग्लैंड में खुद का क्रिमिनल लॉ नहीं था तो इसे इंडिया में क्यों लाया गया। इंडिया एक आइडियल कैनवास था क्रिमिनल लॉज के कोडिफिकेशन के लिए। देश भर में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश लॉज का एक मिक्स्ड लीगल सिस्टम हुआ करता था। साथ ही एक ही क्राइम के लिए अलग अलग सजा होती थी। ये डिपेंड करता था कि वो कैलकाटा में है, मद्रास में है या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में से कहाँ हुआ है। मैकॉले के वर्ड्स में कहूँ तो आईपीसी को वो एक ब्लेसिंग मानते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एब्सोल्यूट गवर्नमेंट एक नेशन के पॉपुलर यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर तरीके से दे सकती है। चार्टर एक्ट का एक और मैंडेट था लॉ कमीशन स्टैब्लिश करने का, जिसका चेयरमैन मैकॉले को बनाया गया। इस रोल से उन्होंने भारत के क्रिमिनल लॉज को कंसोलिडेट और कोडिफाई करना शुरू कर दिया आईपीसी के थ्रू, जिससे 1837 में कंप्लीट कर दिया गया। एज पर अ कैम्ब्रिज प्रेस बुक, Hindu and Muslim laws were rarely included in these Indian law codes. So the entire codification process represented the transplantation of English law to India, complete with lawyers and judges. It has also been quoted that by all accounts, he was a racist and contemptuous of Indians and their customs, and the criminal code he wrote made the English rule even more effective in India. IPC English philosophies, laws और ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशंस के बेसिस पर बना है। For instance, Macaulay's code addressed sedition without explicitly mentioning the term, prescribing banishment for life or imprisonment for 3 years for anyone attempting to quote-unquote excite feelings of disaffection towards the East India Company's government through speech or writing. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट इस लॉ को इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती थी। फिर हुआ 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ब्रिटिश क्राउन ने EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल ले लिया एंड IPC इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1860 में। इससे इंडिया को काफी नुकसान हुआ क्योंकि ये कोड ब्रिटिश रूल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। साथ ही इससे लोकल ट्रेडिशंस, रिलीजियस लॉज और यहाँ के लोकल प्रैक्टिसेस को भी दबाया गया। इससे ब्रिटिश कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में बहुत बढ़ गया। आज की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि आखिर नए लॉज लाने में इतना वक्त क्यों लग गया। देखो, नेशनल रिफॉर्म्स जो है ना, वो नेटफ्लिक्स के बिंज वॉचिंग जैसे नहीं होते। ये एक पुरानी क्लासिक नॉवेल जैसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में टाइम लगता है। कानून बनाने और उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतने दशकों की पॉलिटिकल विल की कमी भी डिले का एक रीजन है। सालों से लीगल एक्सपर्ट, सिटीजन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, थिंक टैंक्स, ये सभी ग्रुप्स हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपग्रेड करने की डिमांड्स कर रहे थे, ताकि जो क्राइम्स जैसे क्वेश्चन पेपर लीक्स, साइबर क्राइम्स, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, मॉब लिंचिंग्स, पॉन्जी स्कीम्स और क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट सिंडिकेट्स जैसी चीजों को टैकल किया जा सके प्रॉपर्ली। जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने 2005, 2006, 2010 में बोला था कि क्रिमिनल लॉज को रैशनलाइज करो और एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेकर आओ। अमेंडमेंट के नाम पर बैंडेड फिक्सेस से काम नहीं होगा। बहुत सारी कमिटीज जैसे कि बेस बरुआ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी, वर्मा कमेटी, मालीमठ कमेटी और माधव मेनन कमिटीज ने भी रिकमेंडेशन किए थे कि इन लॉज में मेजर चेंजेस लाने की जरूरत है। और 5th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने सजेस्ट किया था टू रीप्लेस दीज आउटडेटेड ब्रिटिश रूल्स विद फ्रेश एंड इंडिजिनस लॉज टेलर्ड टू इंडियन नीड्स।
Finally, these laws saw the light of the day and the BJP-led government started the consultation process from 2020 onwards. एक ग्रैंड कंसल्टेशन फेस्ट के बाद ये तीनों नए कानूनों को पिछले दिसंबर में ग्रीन लाइट मिल गई। सबको इनवाइट किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, एमपीज, एमएलएज एंड कॉमन पब्लिक। ऑपोजिशन की मांग थी कि लॉज को री एग्जामिन किया जाए और एक्सपर्ट्स जैसे कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस चिलमेश्वर ने इन्हें कोट अनकोट ओल्ड वाइन इन न्यू वाटर्स कहा, जहां आईपीसी का ओरिजिनल पर्पस था इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करना और इंग्लिश लॉज एंड फिलॉसफीज को ट्रांसप्लांट करना। वहीं पे बीएनएस इंश्योर करता है मेड इन इंडिया लॉज फॉर इंडिया आफ्टर 77 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड ये मॉडर्न क्राइम्स को भी इनकॉर्पोरेट करता है इस लॉ में। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में पहले कोई जुडिशियल सिस्टम या क्रिमिनल सिस्टम नहीं हुआ करता था। इनफैक्ट कुछ लॉज और सिस्टम आज भी कंटिन्यू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाणक्य की अर्थशास्त्र में एंशिएंट इंडिया के जुडिशियल सिस्टम हुआ करते थे, जिन्हें स्थानीय, द्रोणमुख, ख्रावटिका और संघ्राण के नाम पे बोला जाता था। ये एंशिएंट इक्विवेलेंट है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स और परगनास के। लॉ कोर्ट्स भी स्टैब्लिश हुए थे हर एक संघना यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, और ऑल्सो एट द मीटिंग प्लेसेस ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें कहा जाता था जनपद संधिशु। द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 3 जूरिस्ट एंड 3 मिनिस्टर्स, जिनको धर्मस्थ और अमर्त्य कहा जाता था। बृहस्पति स्मृति के हिसाब से एंशिएंट इंडिया में एक स्ट्रक्चर्ड जुडिशियल सिस्टम होता था, स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली कोर्ट्स एंड असेंडिंग थ्रू जजेस, द चीफ जस्टिस एंड फाइनली द किंग्स कोर्ट। सभी कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन डिटरमाइन होता था सीरियसनेस ऑफ द डिस्प्यूट से, विथ हायर कोर्ट्स ओवरराइडिंग द लोअर कोर्ट्स, जो आज भी होता है। आज के इंडियन जुडिशियल सिस्टम ये एंशिएंट हायरार्की को रिफ्लेक्ट करती है। विलेज कोर्ट्स, मुंसिफ्स, सिविल जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाई कोर्ट्स एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट, जो एक्ट करता है मॉडर्न डे काउंटरपार्ट किंग्स कोर्ट का। This traditional structure continues to influence India's legal system today, often unknowingly. जजेस के करप्शन की भी बात करी गई है। बृहस्पति स्मृति के हिसाब से अगर कोई जज करप्शन करता है और पर्सनल गेन्स के हिसाब से जजमेंट देता है तो उनका बहिष्कार हो जाना चाहिए। The new laws also reflect the same. It is to be remembered that laws आते जाते रहेंगे, उनका proper implementation होते रहना चाहिए। It will take some time for the legal fraternity to adapt the functioning of the new laws, and only later the impact of the new laws can be ascertained. Till then, we'll continue simplifying laws and politics behind them for you. Jai Hind.